साथियों, सादर नमस्कार। बीपी वर्मा पथिक की कहानी का पाठ करने जा रहा हूँ। अरावली के प्रहरी। अरावली की पहाड़ियों से उठने वाली वह बुलंद आवाज़ जो सदियों से मूक आदिवासी समुदाय की व्यथा को मुखरित करती थी, अचानक शांत हो गई। यह आवाज़ थी बाबा बीपी वर्मा पथिक की, जो न केवल एक व्यक्ति थे बल्कि एक आंदोलन, एक आदिवासी चेतना के प्रतीक। उनके जाने से एक युग का अंत हो जाता है। बाबा का जन्म 3 जुलाई 1920 को राजस्थान के करौली जिले के माछड़ी गांव में हुआ। बचपन से ही वे साधारण जीवन जीते थे। कठिनाइयों से जूझते हुए उन्होंने पढ़ाई पूरी की, लेकिन बाबा का जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा। बाबा का जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने खुद को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। वे जानते थे कि आदिवासी समुदाय वर्षों से शोषण और अन्याय का शिकार रहा है। इसी तरह से एक दिन एक संपादक के रूप में उदय होता है। बाबा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा हथियार कलम को बनाया। उन्होंने 24 वर्षों तक अरावली उद्घोष पत्रिका को बिना रुके प्रकाशित किया। यह पत्रिका आदिवासियों की आवाज़ बन जाती है। बाबा इसे अपनी आत्मा मानते थे। वे कहा करते थे, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि पत्रिका जीवित है, पत्रिका निकल रही है, पत्रिका छप रही है, पत्रिका आदिवासियों तक पहुँच रही है। यह पत्रिका केवल पन्नों का संग्रह नहीं थी, बल्कि आदिवासी समाज का इतिहास, उनकी संस्कृति और उनके संघर्ष की कहानी कहती है। बाबा का जीवन साधारण था। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे, जिसे देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि यहाँ से एक राष्ट्रीय स्तर तक की पत्रिका निकलती है। साधनहीनता के बावजूद उनकी मेहनत और समर्पण अद्वितीय था। आदिवासी जागरूकता का दीपक कह सकते हैं बाबा साहब को। बाबा का उद्देश्य स्पष्ट था, आदिवासी समाज को अंधविश्वास, कुरीतियों और शोषण से मुक्त कराना। उन्होंने शिक्षा और जागरूकता को अपना हथियार बनाया। उनके संपादकीय कबीर की तरह तीखे और सटीक होते थे। वे बिना लाग लपेट के समाज के छद्म नेताओं और व्यवस्थाओं पर निडर होकर प्रहार करते थे। उनकी लेखनी ऐसे अवसर पर बहुत तीखी हो जाती थी और बेलाग होकर के लिखते थे। उन्होंने एक बार कहा था, तुम दलितों के लिए सोचोगे, दलितों के लिए लिखोगे, अच्छा है, लेकिन आदिवासी की आवाज़ कौन उठाएगा? ये उनका जज्बा था कि वे अपनी अंतिम सांस तक आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। उनके जीवन को अगर देखा जाए तो कबीराना फक्कड़पन उनमें बाकायदा दिखाई देता है। फक्कड़ जीवन और उच्च विचार। बाबा का स्वभाव फक्कड़ाना था। दुनियावी सुख सुविधाओं से उन्हें कोई लगाव नहीं था। वे केवल समाज की उन्नति के लिए चिंतित रहते थे, चिंतन करते थे और लिखा करते थे और लिखवाते थे। उनका कहना था कि यदि कोई आदिवासी अपने नाम के आगे मीणा या भील मीणा लगाए तो वो अपनी पहचान को गर्व से स्वीकार करेगा।
उन्होंने आदिवासी समाज को हीन भावना से बाहर निकालने के लिए यह कदम उठाया। बाबा के व्यक्तित्व में एक अनोखी गर्माहट थी, एक अनोखा तेज था, एक ओरा था उनके चेहरे पर। उनकी आवाज़ में दमखम था। उनकी हंसी खनकती हुई हंसी। उनकी हंसी में ऐसा अपनापन था जो किसी को भी आकर्षित कर ले। एक बार जब मैं उनसे मिलने उदयपुर पहुंचा और खोजते खोजते मकान के अगवाड़े के में नहीं, पिछवाड़े में 2 कमरों में जब उनको देखा तो मैं दंग रह गया कि जिस मकान के नंबर अक्सर संपादक के नाम, पत्रिका के नाम से जिस मकान के नंबर थे, उस मकान में नहीं, उस मकान के ठीक पिछवाड़े में महज 2 कमरों में वो साधना कर रहे थे। जब मैं पहली बार मिला तो उन्होंने हंसते हुए स्वागत किया और हंसते हुए बोला, तुम मुझे संपादक और बाबा दोनों लिखते हो। ये बारीक फर्क मुझे समझ में आता है। उनके शब्दों में सादगी, गहराई और अपनापन था। अरावली उद्घोष पत्रिका को अगर देखें तो उनका संघर्ष उद्घोष में दिखाई देता है, पढ़ा जा सकता है। अरावली उद्घोष का प्रकाशन बाबा के लिए केवल एक पत्रिका निकालने तक सीमित नहीं था, यह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। वे इसे घर घर पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए वे कभी थकते नहीं थे। आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और उम्र के बावजूद वे हर अंक को निकालने में जी जान से जुटे रहते थे। लेखकों को पोस्ट कार्ड लिखते, अगर एक पोस्ट कार्ड में बात पूरी नहीं हुई तो दूसरा पोस्ट कार्ड सेकंड लिखकर, सेकंड में पूरी नहीं हुई तो तीसरा पोस्ट कार्ड तृतीय लिख करके डाल दिया करते थे। उन्होंने पत्रिका को केवल एक माध्यम नहीं बल्कि आदिवासी समाज का मंच बनाया। इसके माध्यम से उन्होंने आदिवासी कविता, कहानियों और संस्मरणों को प्रकाशित किया। उन्होंने नक्सलवाद, आदिवासी विस्थापन, जंगल, घटते जंगल, बिगड़ता पर्यावरण और आदिवासी अस्मिता और आदिवासियों के संघर्षों पर विशेषांक निकाले, जो आज भी प्रासंगिक है। और कई विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने वाले विद्यार्थी इन अरावली उद्घोष के अंकों को आज भी मांग करते हैं। उनमें एक गुरु और गुरु के रूप में एक प्रेरणा स्रोत देखा जा सकता है। बाबा न केवल एक संपादक थे बल्कि एक गुरु भी थे। उन्होंने कई लेखकों को उभरने का मौका दिया, एक लेखक को गढ़ने का मौका दिया। हरिराम मीणा और शंकरलाल मीणा जैसे लेखक उनके मार्गदर्शन में अपनी पहचान बना सके। साहित्य अकादमी इन्हें पुरस्कृत करती है। बाबा का मानना था कि लेखनी में ताकत है जो समाज को बदल सकती है, समाज में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। युद्धरत आम आदमी की संपादिका रमणिका गुप्ता ने भी इस बात को शिद्दत से स्वीकार किया था। उन्होंने कई जलसों में बीपी वर्मा पथिक को याद करते हुए कहा कि आदिवासी विषय पर लिखने की प्रेरणा उन्हें अरावली उद्घोष के बाबा बीपी वर्मा के पत्रों से मिली है। उन्होंने अधूरी पारी नहीं, पूरा जीवन जिया है। फिर यूँ कह सकते हैं कि बाबा का जीवन अगर 9 दशक पार कर जाता है तो उसे अधूरा नहीं कह सकते। जैसे कोई खिलाड़ी शतक से कुछ कदम दूर रह जाए, इस अर्थ में जरूर कहेंगे कि वह 90 पार के हो गए थे। 2-4 साल अगर वो जीते तो वो खिलाड़ी क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह एक शतक लगा सकते थे।
इससे वो दूर रह जाते हैं। वे अपनी पत्रिका के माध्यम से समाज को जागरूक करते रहे, लेकिन उनके जाने से ऐसा लगा कि उनके मिशन को पूरा होने में अभी समय है। अगर और समय मिलता तो ये काम भी अधूरा नहीं रहता। जब उनके निधन की खबर मिली तो उनके पाठक और साथी लेखक स्तब्ध रह गए। किसी ने कहा, वे ऐसे कैसे जा सकते हैं, उनका मिशन तो अभी अधूरा है, अभी परिणति तक नहीं पहुंचा, अभी तो यात्रा आधी अधूरी है, अभी तो बहुत सारा सफ़र तय करना है। बाबा केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे, एक मुकम्मल संस्था, जिन्होंने अपने विचारों और लेखनी से आदिवासी समाज को नई दिशा दी। अरावली उद्घोष के संपादक को अगर देखें तो एक तरह की विरासत दिखाई देती है आदिवासी संदर्भ में जगाने की। वो प्रेरणा की तरह थे। आज बाबा की पत्रिका अरावली उद्घोष एक वटवृक्ष की तरह खड़ी है, जो आदिवासी समाज को छाया देती है और मार्गदर्शन दे रही है। यह उनकी सोच और मेहनत का परिणाम है। बाबा बीपी वर्मा पथिक का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा क्या हो सकती है। उनका समर्पण, उनका संघर्ष और उनका जज्बा आज भी प्रेरणा का स्रोत है। वे हमें ये सिखाते हैं कि यदि मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी बाधा हमारे मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती। बाबा के जीवन की यह कहानी केवल उनकी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। बाबा की यादें, उनकी बातें और उनकी शिक्षाएं हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। अरावली की चोटी से गूंजने वाली वह आवाज़ भले ही शांत हो गई हो, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि सदियों तक सुनाई देती रहेगी। हम उन अंकों से और जो शोधार्थी काम कर रहे हैं, उनमें अरावली उद्घोष के उद्धरण देखे जा सकते हैं। ये थी बाबा बीपी वर्मा पथिक, अरावली उद्घोष के संपादक, जो एक दशक पूर्व हमें छोड़ के चले गए। चूँकि ये ज़माना अब पत्र पत्रिकाओं का उतना नहीं रह गया है, लेकिन ये वीडियो के द्वारा उनको याद करने का मकसद यह है कि पत्रिकाएं समय के साथ साथ खत्म हो सकती, नष्ट हो सकती, लेकिन YouTube पर चढ़ा दिया गया वीडियो लंबे समय तक और बहुत दूर तक, जहाँ तक किताबें, पत्र पत्रिकाएं नहीं पहुँच सकती, वहाँ भी ये वीडियो पहुँच सकता है। और वीडियो के पाठक, श्रोता इसे अन्य तक भी पहुँचा सकते हैं। ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब इस वीडियो को सुन करके अरावली उद्घोष को चाहने वाले बाबा बीपी वर्मा पथिक को अग्रणी और प्रेरणा स्रोत मानने वालों का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि वे इस वीडियो को न केवल सुने बल्कि आगे तक, दूर तक पहुंचाए, ताकि अरावली उद्घोष की अनुघोष पूरे भारत में सुनाई दे सके। ये साबित हो सके कि ऐसे व्यक्ति भी इस धरा पर होते हैं जो सिर्फ कर्म को ही सब कुछ मानते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते। गीता का माँ फलेषु कदाचन का उद्घोष को साकार करने वाले हैं बाबा बीपी वर्मा पथिक। मैं उनके संपर्क में आया और एक बात अंत में ये इसलिए कह देना चाहता हूँ कि उनकी प्रेरणा से मैं अरावली उद्घोष में लिखने लगा। शुरुआत एक
एक पाठक के बतौर, पत्र लेखक के बतौर आरंभ करता हूँ और फिर धीरे धीरे लेख लिखता हूँ। और इसके बाद मैं एक पत्रकार की तरह पत्र पत्रिकाओं में झांकते आदिवासी स्तंभ चला सका। ये उन्हीं की प्रेरणा की बदौलत होता है कि वे पत्र लिख लिख करके, पोस्ट कार्ड लिख लिख करके प्रेरित करते रहे, लिखने के लिए बाध्य करते रहे कि मैं लिखूं लिखूं। मैंने एक दलित संगोष्ठी राजकीय महाविद्यालय बूंदी में आयोजित की। उसकी रिपोर्ट आपने अरावली उद्घोष में छापी और उधर से बधाई का पत्र देते हुए ये लिखा कि दलित समाज जागा हुआ है। दलित समाज में बहुत सारे लेखक हैं, आदिवासियों में ये बहुत बड़ी कमी है। तुम अगर दलित समाज पर लिखोगे तो आदिवासी समाज पर कौन लिखेगा? तो मैंने उनसे वादा किया कि ठीक अगला राष्ट्रीय संगोष्ठी आदिवासी पर आयोजित होगी और अगली एक नहीं, दो राष्ट्रीय संगोष्ठी यूजीसी द्वारा स्वीकृत और साहित्य अकादमी के द्वारा सहयोग के द्वारा राजकीय महाविद्यालय बूंदी में दो आदिवासी संगोष्ठियां संपन्न होती है। संयोग से उस संगोष्ठी में डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर वीर भारत तलवार और निर्मला बुतुल, वारू सोनवणे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, रमणिका गुप्ता जैसी महान विभूतियां आदिवासी पुरोधा रामदयाल मुंडा वहाँ होते हैं। बहुत बड़े शोधार्थी वीर भारत तलवार वहाँ होते हैं, रमणिका गुप्ता वहाँ होती है। इस तरह से वो संगोष्ठी सफलतम कही जा सकती है। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी? ये कहानी मेरे द्वारा लिखा संस्मरण बाबा पीपी वर्मा पथिक पर, उसको एआई ने कहानी में तब्दील किया है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा और ऐसा लगा आपकी डिमांड रही तो मैं उस संस्मरण को भी आगामी दिनों में इस पर पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँगा। धन्यवाद।